हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। कल की वीडियो में हमने बात करी थी कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, उसके टाइप्स के बारे में, और हमने डिफरेंशिएट पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो अब हम आगे बात करते हैं कि कैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है एक दूसरे पर डिपेंडेंस होना। इकोनॉमिक्स एक सिंगल सब्जेक्ट है और जो एनालिसिस है इकोनॉमी का वो स्प्लिट नहीं किया जा सकता दो, जैसे हम अलग अलग उसे स्प्लिट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये अलग नहीं है। बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं इनके बीच में, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें बेस प्रोवाइड करता है और उसमें किस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे हम, इंडिविजुअल के बारे में। जब हम किसी एक इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करेंगे तभी हम एग्रीगेट और ग्रुप के बारे में स्टडी कर पाएंगे। तो इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब पहले बताया माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो पे कैसे डिपेंडेंट है। जो लॉ ऑफ डिमांड है, जो हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, ये कब आ सकता है, जब हम ह्यूमन बिहेवियर को एनालाइज करेंगे ऑफ एन एग्रीगेट बहुत सारे लोगों का हम एनालिसिस करेंगे तभी हम पता लगा पाएंगे कि क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है। जैसे मान लो अगर हम जब माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करें तो हम एक ही कमोडिटी के बारे में बात करें, मान लो बिस्किट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि उस बिस्किट की डिमांड बढ़ रही है कि कम हो रही है। तो इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो हमारी पॉपुलेशन है उसको स्टडी करेंगे ताकि हमें पता रहेगा कि उस बिस्किट का क्या डिमांड है। ठीक है, अब ऐसे ही प्राइस क्या रखेंगे, अगर डिमांड ज़्यादा है उस कमोडिटी की तो प्राइस जो है वो भी ज़्यादा होएगा, अगर डिमांड कम होएगी तो प्राइस भी कम हो जाएगा। प्राइस और डिमांड के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। डिमांड बढ़ती है और प्राइस बढ़ जाता है, डिमांड कम होती है तो प्राइस भी कम हो जाता है। इसके बारे में फर्दर हम आगे बात करेंगे। अभी ये जस्ट ओवरव्यू है कि क्यों माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो पे डिपेंडेंट है। और अब मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो पे क्यों डिपेंडेंट है। जैसे नेशनल इकोनॉमी है किसी भी कंट्री की, वो कुछ नहीं बल्कि इनकम है, जो हम सम जो कर रहे हैं इनकम का, वो है हमारा कि एक एक इंडिविजुअल की कितनी कितनी इनकम है। और एग्रीगेट डिमांड जो है वो किस पे डिपेंड करती है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की क्या डिमांड है। तो ये इस तरीके से हमारे एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। अब पैराडॉक्सेस, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स वगैरह जो देखी जा रही है, मतलब जो पैराडॉक्सेस है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। कभी कभार वो सही भी हो सकते हैं, लाइक समटाइम्स देयर आर पैराडॉक्सेस सीन, मतलब बहुत सारे पैराडॉक्सेस है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखे जा सकते हैं। इसका मतलब ये है एक एक्ट जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है एक इंडिविजुअल के, और वो इकोनॉमी को हार्म कर सकता है। मतलब एक इंडिविजुअल के लिए तो वो बेनिफिशियल है पर इकोनॉमी के लिए सही नहीं। जैसे कि अगर एक इंडिविजुअल सेव करता है तो उसकी फैमिली को बेनिफिट होगा, पर जो पूरी इकोनॉमी होएगी अगर सेव करनी शुरू कर देगी तो उसका रिज़ल्ट क्या होएगा, डिमांड कम हो जाएगी, आउटपुट्स कम हो जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट कम होएगी, इनकम कम हो जाएगी। इसका मतलब पूरी इकोनॉमी सफ़र कर रही है।
तो ये था हमारा कुछ पैराडॉक्सेस कि कभी कभार माइक्रो लेवल पे कोई चीज़ सही हो सकती है पर मैक्रो लेवल पे वो सही नहीं है, और कोई चीज़ माइक्रो लेवल पे सही नहीं है, मैक्रो लेवल पे सही है। तो ये कुछ चीज़ें हो सकती है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना या मैक्रो? अब दोनों अपनी अपनी जगह पे है, अपने अपनी इम्पोर्टेंस है उन दोनों की। माइक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ पे कंसंट्रेट करता है कि इंडिविजुअल कंपोनेंट कैसे चल रहा है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है कि इकोनॉमी पूरी की पूरी इकोनॉमी को। और जनरली ये एग्रीगेट्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, कंसर्न्ड होते हैं। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम एग्रीगेट्स के बारे में बात करते हैं। तो जो दोनों अप्रोचेज़ है सप्लीमेंट्री है, एक दूसरे से सप्लीमेंट्री है। द सुप्रियोरिटी ऑफ वन अप्रोच ओवर द अदर कैन नॉट बी क्लेम्ड। हम ये नहीं बोल सकते कि माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स ज़्यादा अच्छी है, ऐसा नहीं कह सकते। दोनों की अपनी अपनी जगह है। अब ये अलग अलग थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं हम, मैक्रो इकोनॉमिक्स वगैरह की क्यों ज़रूरी क्यों है? मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो फेल जो है मतलब वो नहीं कर पाया इकोनॉमी को एज अ होल, जिसकी वजह से हमें ज़रूरत पड़ी एक सेपरेट थ्योरी की। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो हम इंडिविजुअल्स के बारे में बात करते हैं, तो हमारे को उसमें जो है दिक्कत होएगी एग्रीगेट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसलिए एक और थ्योरी बना दी विच कुड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इकोनॉमी, ताकि पूरी इकोनॉमी की वर्किंग के बारे में बात करी जाए। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स मदद करता है हमें ताकि हम समझ सके कि क्या चल रहा है इकोनॉमिक सिस्टम में, और उसके साथ साथ एक्सप्लेन करता है बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्सेस को भी। अब जो दो मेन ब्रांच है हमारी, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हमने पहले ही पढ़ा कि ये प्राइस थ्योरी बताती है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो इनकम थ्योरी बताती है। और माइक्रो जो है इंडिविजुअल को स्टडी करती है और मैक्रो पूरे एग्रीगेट को। अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है, इकोनॉमी को क्या मेन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? जो प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, डिपोजिशन है गुड्स का, सर्विस का, ये बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कंसिस्ट की जो प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है, और इसी की वजह से इकोनॉमी ग्रो कर पाती है। और हमने ये भी पढ़ा कि हर एक सोसाइटी को स्कार्सिटी फेस करनी पड़ती है, और ये स्कार्सिटी की वजह से हर सोसाइटी को डिसाइड करना पड़ता है, और इसी वजह से सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है इकोनॉमी में। क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ये 3 प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, और इन्हें हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक प्रॉब्लम्स है पूरी इकोनॉमी की। और बाकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी जा सकती है, मतलब इसके अराउंड ही घूमती रहती है। मेन यही है। और ये सारी जो प्रॉब्लम्स है इसको हम किसके अंडर स्टडी करते हैं? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो हम यही प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करेंगे। और ये एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है हम स्टडी कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है हमारी? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज रेफर टू द प्रॉब्लम ऑफ असाइनिंग द स्कार रिसोर्सेज इन सच अ मैनर सो दैट मैक्सिमम वांट्स ऑफ सोसाइटी आर फुलफिल्ड। अब वो हो गया मेन पॉइंट क्या है इसमें? हम रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट कर रहे हैं कि जो स्कार रिसोर्सेज है उनको हम इस तरीके से एलोकेट कर रहे हैं ताकि हम मैक्सिमम अपनी वांट्स को फुलफ़िल कर सकें।
और ये प्रॉब्लम है, मतलब ये एक तरह की ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हम असाइन कर रहे हैं स्कार रिसोर्सेज को ताकि हम अपनी वांट्स को फुलफ़िल कर सकें। अब रिसोर्स जो है लिमिटेड है और वांट्स अनलिमिटेड है, तो इकोनोमाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। जो हमने पीछे पढ़ा, इकोनोमाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम सारी चीज़ों को यूज़फुल मैनर में ला सकें और इफ़ेक्टिव मैनर में ला सकें। अब जो प्रॉब्लम है लोकेशन की, वो भी इन्हीं तीनों के अंदर जैसे हमने पढ़ा ऊपर लिखा हुआ है कि जो 3 प्रॉब्लम है लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंडर स्टडी करते हैं, तो हम उसी तरीके से करेंगे। इसकी मेन 3 प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। अब ऐसे ही नटशेल में अगर हम बात करें, जो इकॉनमी है उसे एलोकेट करना पड़ता है अपने रिसोर्सेज को और चूज़ करना पड़ता है फ्रॉम डिफरेंट पोटेंशियल बंडल्स। मतलब जो गुड्स हम देख सकते हैं कि हाँ ये प्रोड्यूस करा जा सकता है, ये भी करा जा सकता है, ये करा जा सकता है, तो उनके बीच में हम चॉइस करते हैं कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है। सेलेक्ट द डिफरेंट, अब डिफरेंट टेक्निक्स को सिलेक्ट करना पड़ता है हमें डिफरेंट टेक्निक्स को सिलेक्ट करना पड़ता है कि कैसे प्रोड्यूस करें। बहुत सारी टेक्निक्स है, कौन सी बेस्ट सूटेबल है उसको प्रोड्यूस करने के लिए। फिर डिसाइड करना पड़ता है कस्टमर कौन है हमारा, किन के लिए प्रोड्यूस करना है। हमें एडल्ट्स के लिए प्रोड्यूस करना है, सबके लिए प्रोड्यूस करना है, चिल्ड्रंस के लिए। हमारी टारगेट मार्केट क्या है, जैसे हम कहते हैं ना टारगेट मार्केट कौन सी है हमारी, तो वो चीज़ें कि किसके लिए प्रोड्यूस करना है। फर्दर हम इन तीनों के बारे में ही आगे डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हम सिलेक्ट कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज को जो हमें प्रोड्यूस करने हैं, और क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में उसे हम प्रोड्यूस करेंगे। हर एक जो भी कमोडिटी हम सिलेक्ट कर रहे हैं, मान लो पहले सिलेक्ट कर ली, चलो ठीक है, पर अब बनानी कितनी है, कितना बनाना है, वो भी इसी में डिसाइड होगा। व्हाट टू प्रोड्यूस में 2 चीज़ें आती है कि क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में। हर एक इकॉनमी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज ही है जो हम पढ़ते आ रहे हैं। 10 कैन नॉट प्रोड्यूस, तो सारे गुड्स नहीं बना सकता। तो कोई ना कोई एक गुड या सर्विसेज कम सेटिस्फाई कर रही होगी एज़ कम्पेयर टू अदर, तभी उसे प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा। जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ, जैसे शुगर है, पॉसिबल है अगर हम रिड्यूस कर दे बाकी सारे गुड की प्रोडक्शन को। जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ वॉर गुड्स जब पॉसिबल है जब हम रिड्यूस कर दे प्रोडक्शन ऑफ सिविल गुड्स को। और बहुत सारे ऐसी इम्पॉर्टेंट गुड्स को हम बना सकते हैं, और इकॉनमी को यही डिसाइड करना होगा कि कौन सा गुड बनाना है और कितनी क्वांटिटी में। और ये जो प्रॉब्लम है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की, और यही प्रॉब्लम है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की कि क्या बनाना है और कितनी क्वांटिटी में। अब इसमें भी 2 चीज़ें हैं, 2 एस्पेक्ट्स इसके भी। व्हाट पॉसिबल कमोडिटी टू प्रोड्यूस, बोलते कौन सी पॉसिबल कमोडिटी है जिसे हम बना सकते हैं। जो इकॉनमी है उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा कंज्यूमर गुड, जैसे राइस, व्हीट, क्लोथ एंड कितनी कैपिटल गुड चाहिए होगी, उसके साथ मशीनरी, इक्विपमेंट, उन्हें कितना प्रोड्यूस करना है। इन द सेम वे इकॉनमी हैज़ टू मेक, और इसी तरीके से इकॉनमी को डिसाइड करना पड़ेगा और चूज़ करना पड़ेगा सिविल गुड्स और वॉर गुड्स के अंदर कि सिविल गुड्स चाहिए कि वॉर गुड्स चाहिए। समटाइम्स लाइक जब वॉर सिचुएशन जब अकर हो जाती है तो जनरली जो भी इकॉनमी का फंड होता है वो क्या चला जाता है, वॉर सर्विसेज में या वॉर गुड्स में चला जाता है। तो उस पे, क्योंकि उस टाइम पे हमें मिसाइल्स, जो हमें गन्स वगैरह
उन बुलेट्स वगैरह की ज़रूरत होती है, तो सारा कुछ जो भी एक्सपेंस होता है वो वॉर के गुड्स को प्रोड्यूस करने में ही लगा देते हैं। और हम अगर वॉर नहीं हो रही है तो क्या करेंगे, जो हमारे पास इनकम है वो हम कहाँ लगाएंगे, सिविल गुड्स में, ताकि कंट्री की डेवलपमेंट हो। तो इस तरीके से हमें डिसाइड करना होगा कि उस टाइम पीरियड में हमें किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है। फिर आता है हमारा हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना बनाना है। जब मैंने डिसाइड कर लिया, मान लो कि अभी वॉर नहीं हो रही है, अभी मुझे सिविल गुड्स बनाने हैं, तो ये मैंने डिसाइड कर लिया, तो अब मेरे को कितने बनाने हैं ये भी डिसाइड करना पड़ेगा। क्वांटिटी को डिसाइड करना पड़ेगा कि कितनी क्वांटिटी में बनाने हैं। इसका मतलब है एक डिसीजन करना है मेरे को कि कितनी क्वांटिटी को प्रोड्यूस किया जाए, कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स की, या फिर सिविल या वॉर गुड्स की, और मतलब इनके बीच में बताए कि जो भी हम डिसाइड कर रहे हैं उसको कितना बनाना है। जैसे इसमें दो एस्पेक्ट्स है, तो हम सिर्फ ये नहीं बोलते व्हाट टू प्रोड्यूस, इसके साथ साथ हम क्या बोलते हैं, इन व्हाट क्वांटिटी। पूरा जो हमारा प्रॉब्लम है उसका नेम अगर हम बात करें तो हमारा क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, कितना क्या बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है। और जनरली हम क्या करते हैं, उस चीज़ को सेलेक्ट करते हैं जो हमें मैक्सिमम आउटपुट दे और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे। फिर आता है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं। ये प्रॉब्लम होती है सिलेक्शन की, कौन सी टेक्निक को इस्तेमाल करना चाहिए उस गुड या सर्विसेज को बनाने के लिए। एक गुड और सर्विसेज को हम बहुत सारी टेक्निक से बना सकते हैं। टेक्निक से हमारा मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स, जैसे मशीन्स वगैरह, लेबर वगैरह, कौन कौन से कहाँ कितने लेबर मशीन से इस्तेमाल करेंगे। जनरली जो टेक्निक्स है उन्हें किस में क्लासीफाई कर जाता है, हमारा लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव में ज़्यादा लेबर होती है और कैपिटल यानी मशीनें वगैरह कम होती है, और कैपिटल इंटेंसिव में कैपिटल ज़्यादा यानी मशीन्स वगैरह ज़्यादा है और लेबर कम है। जैसे कि टेक्सटाइल्स है, वो प्रोड्यूस किया जाता है जिसमें या तो बहुत सारे लेबर है और कैपिटल कम है, या फिर लेबर कम है और कैपिटल ज़्यादा है। और जो फैक्टर्स की अवेलेबिलिटी है और जो प्राइस है उसकी वजह से हम मतलब इन दोनों के बेसिस पे मेन क्या है हमारा, दो चीज़ें, कि कौन सी चीज़ें अवेलेबल है और क्या प्राइस पड़ेगा। ये नहीं कि हम वो वाली टेक्निक को इस्तेमाल करने लग जाए जिसका प्राइस ज़्यादा है। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है। तो ये दो फैक्टर्स है ओवर विच वी कैन डिटरमाइन कि हमें कौन सी टेक्निक को सिलेक्ट करना है। जो सिलेक्शन ऑफ टेक्निक है वो करी जा सकती है कि हमें एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, लिविंग एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करनी है। जैसे कि इंडिया में बात करें, LIT इज़ प्रेफर्ड। LIT यानी लेबर इंटेंसिव टेक्निक प्रेफर की जाती है। क्यों? क्योंकि इंडिया में लेबर बहुत ज़्यादा है। और US या इंग्लैंड या ऐसी जगहों पे CIT यूज़ की जाती है, यानी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लेबर कम है और कैपिटल ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें जो हाउ टू प्रोड्यूस हमारी प्रॉब्लम है, वो कंबाइन करता है जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको इस तरीके से कंबाइन करता है ताकि वो मैक्सिमम आउटपुट दे सके और हमारी कॉस्ट कम हो सके। जैसे कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अपना बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, तो अभी तक जैसे हमने दो प्रॉब्लम डिस्कस करी, तो पहले तो अब बिज़नेस शुरू करने का मन में आया तो हम पहले ये सोचेंगे कि मेरे को कौन सी कमोडिटी का बिज़नेस शुरू करना है, कौन सी गुड्स है, सर्विसेज है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, मैं बनाना चाहती हूँ अपना कोई कमोडिटी, तो पहले तो मैं सोचूंगी मेरी कमोडिटी है क्या, मेरा गुड्स या सर्विसेज है क्या।
उसके बाद उसे मुझे कितने क्वांटिटी में बनाना है वो भी डिसाइड करूँगी। फिर बनाना कैसे है, कौन सी मेरे को टेक्निक यूज़ करनी है वो डिसाइड करूँगी, और वो डिसाइड करते टाइम में क्या ध्यान रखूँगी कि मेरी कॉस्ट कम हो और आउटपुट अच्छा आए। अब थर्ड आता है हमारा फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है। ये जो प्रॉब्लम है ये रिलेटेड है डिस्ट्रीब्यूशन से, कि किस डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि किसके लिए, किसको जाएगा वो गुड, किसके लिए बना रहे हैं हम इंडिविजुअल्स के अमंग, हम किसके लिए बना रहे हैं। लाइक सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी, हम कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं जो अल्टीमेटली मतलब जो हमारे गुड या सर्विसेज के कंज्यूमर्स हैं उन्हें सेलेक्ट करना। और ये भी बात कर सकते हैं वेदर टू प्रोड्यूस गुड फॉर मोर, मतलब पुअर के लिए बना रहे हैं, रिच के लिए बना रहे हैं, या दोनों के लिए मॉडरेट बना रहे हैं, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। अब रिसोर्सेज जो है वो स्कार है इकॉनमी में, तो कोई भी सोसाइटी है वो सेटिस्फाई कर सकती है नहीं कर सकती है सारे वांट्स को। तो अब चॉइस आ जाती है, वही जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि स्कार्सिटी है तो सारी चीज़ें हम नहीं बना सकते। अब गुड्स उनके लिए बनाए जाते हैं जिनकी पेइंग कैपेसिटी है, और पेइंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, उनकी इनकम पे, उनकी इनकम पे डिपेंड करता है। यानी कि ये जो प्रॉब्लम है किससे कंसर्न है, वे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग, की डिस्ट्रीब्यूशन कितनी हो रही है इनकम की, उस पे डिपेंड करता है। अब प्रोडक्शन प्रोसेस में कौन कंट्रीब्यूट करता है ये आता है, तो इसको हम दो मेन हेड्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब है कि कैसे नेशनल इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है लोगों के अंदर। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम डिसाइड कर रहे हैं, मतलब कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं जो शेयर है, जो डिफरेंट अलग अलग फैक्टर जो हम उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसका जो शेयर है कि टोटल नेशनल प्रोडक्ट में कितना उसका शेयर है, उसकी इन्वॉल्वमेंट को देखेंगे कि कितना इन्वॉल्व है, कि नेशनली उसका कितना इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। और मेनली क्या होता है, ये जो प्रॉब्लम है ये इंश्योर करती है दैट जो अर्जेंट वांट्स है, जो ज़रूरी चाहिए ऑफ ईच प्रोडक्टिव फैक्टर आर फुलफिल्ड, मतलब कि ताकि सारे प्रोडक्टिव फैक्टर को फुलफ़िल किया जा सके मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट तक। अब जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स को हमने बात किया उसी को क्रस्ट में बताया गया है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड, मतलब सेलेक्ट करना गुड्स और सर्विसेज जो हमें बनाना है और उसकी क्वांटिटी। हाउ टू प्रोड्यूस में आ जाता है टेक्निक, जैसे लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव है, ये आता है। फॉर होम टू प्रोड्यूस में आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स, कि कैसे प्रोड्यूस्ड गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, और सर्विसेज, कि कैसे सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है इकॉनमी के अंदर। इट मस्ट बी नोटेड, अब ये भी हम ध्यान देना है कि जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है उसमें दो और सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम ऑफ फुलर एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। पर ये हम लाइक ये हायर लेवल पे जब हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन टाइम पे, तब इनके बारे में हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। अभी तक के लिए हमारे पास तीन है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। आज के वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। आज की वीडियो में हमने मेनली बस ये बात करी कि इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था उसके फर्दर हमने डिटेल्स पढ़ी और सेंट्रल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। एंड मैं डिस्क्रिप्शन में जो है क्लासरूम्स के लिंक डालूँगी फॉर इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, दोज हु वांट टू अटेंड द लाइव सेशन एंड आस्क देयर डाउट्स, कोई डाउट है पूछना है तो हम उस गूगल क्लासरूम पे डिस्कस कर सकते हैं। तो प्लीज़ उस क्लासरूम को ज्वाइन करें।
थैंक यू एवरीवन।